ज्योमेट्रिकल नहीं, हाँ अपन ने इससे पहले जो भी क्वेश्चंस किए उसमें अपन ने फेवरेबल टोटल किया, यानी कि अपन ने पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन किए। अभी पीएनसी का कोई यूज नहीं है। अरे तुमने लास्ट क्लास 2 में अटेंड की थी, उसमें हो गया था, वो आगे चल रहा है। कुछ नहीं हुआ, लिखो। हाँ नहीं हुआ। बेसिक तो यही फॉर्मूला है इंक्लूजन एक्सक्लूजन में भी। n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है? Na plus fb minus n तो n of a intersection b minus n of ab। अगर हम इस फॉर्म मतलब अगर हम a और b इनको कोई 2 इवेंट्स मान लें, तो ये इवेंट a के होने के नंबर ऑफ वेज है, इवेंट b के होने के नंबर ऑफ वेज है, और यहाँ पे a एंड b और ये वाला a और b, ठीक है। अगर हमने इस पूरे स्टेटमेंट को n ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर हमने n ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि टोटल केसेस से डिवाइड कर लिया, तो दैट मीन्स सेट्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम सारे के सारे एज इट इज प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसमें से अपन को कौन कौन से फॉर्मूले तो याद रखने हैं। एक तो ये वाला सेट का फॉर्मूला, ये तो याद भी है, इनफैक्ट ये वाला भी याद है, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। सभी लोग लिखो अपनी नोटबुक में। नोटबुक में मतलब इस फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे खुद में कॉन्फिडेंस करो एक अपन बस वही फॉर्मूला लिख रहे हैं जो अपन को याद रखना है। तो ये लिखा, कॉम्प्लीमेंट ये हमने डिस्कस तो कर रखा है ऑल्सो कि ए कॉम्प्लीमेंट ए बार और ए डैश तीनों का मीनिंग सेम है, और इसका प्रॉपर मीनिंग क्या कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटा दें। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला अगर कभी यूज में आता है तो हम उसको वेन डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे, तो वो मैं तभी अपन सीख लेते हैं। एक बार यहाँ तक कंप्लीट कर लो। डिमॉर्गन्स लॉ में मेथड क्या है याद रखने का कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जो बीच वाला साइन है वो बस रिवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक और चीज है, नोटेशन ही है वो, तो एक पॉइंट और लिख लो कि सेट में a माइनस b दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो a माइनस b का जो मीनिंग है वो है a इवेंट होना चाहिए एंड b इवेंट नहीं होना चाहिए। a माइनस b का मीनिंग है इवेंट a होना चाहिए
इवेंट बी नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला बनाओ वेन डायग्राम के हेल्प से। तो देखो कौन सा पोर्शन जो है वो शेड करेंगे, ए होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए। पोर्शन 1, 2, 3 और 4 इन चारों में से कौन सा? ओनली 2 शेड करेंगे। तो पहले जो भी क्वेश्चन है बोला उसका अपन वेन डायग्राम बनाएंगे। इस वेन डायग्राम से इसका आंसर n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b समझ आ गया। अच्छा अपन इस सेट की फॉर्म में लिखा है तो अभी a माइनस a इंटरसेक्शन b समझ आ गया। n तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो अगर अपन सेट की बात कर रहे हैं तो a में से a इंटरसेक्शन b को हटा दें। वो अलग बात है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a यूनियन b में से b को हटा दें, एक ही बात हो जाएगी। अब हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है n ऑफ ओनली a के लिए, बट हमें 3 इवेंट्स गिवन है a, b एंड c। तो फर्स्ट स्टेप तो कौन सा रीजन शेड करना है, ये समझ आ रहा है। ओनली इस पोर्शन को लाने के लिए बताओ क्या लिखें। a माइनस b माइनस सबसे पहले तो a लेना पड़ेगा। a लिया तो अपन ने ये भी ले लिया, फिर हमें ये हटाने के लिए क्या हटाना चाहिए, a इंटरसेक्शन b। ये हटाने के लिए ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए क्या प्लस या माइनस या 2 टाइम्स या कितनी बार, समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब लोग आगे कंटिन्यू कर लो इसको, जो भी तुम्हें लिखना है लिखो। तो 2 बार हट गया, एक बार ऐड करना। देखो बी और सी का बाजू में हाँ वही तीनों है। मतलब लास्ट में अपन को ओनली अभी इन टर्म्स ऑफ ये लिखना है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, लेकिन ये कितनी बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो तुम्हें लिखना है। एक बार है, बट वो मैं बोल नहीं सकता। तो एक बार देखना कि यहाँ पे हमने जो क्रॉस वाला पोर्शन है +1 टाइम्स लिया, एक बार हटा भी दिया तो यहाँ पे कंपनसेट हो गया, लेकिन अभी -1 टाइम इंक्लूड किया हुआ है तो कंपनसेट करने के लिए +1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, n ऑफ ओनली a तो ये हो गया। इसके बाद n ऑफ एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला बनाओ। तो कोई भी 2 एग्जैक्टली 2, कोई भी 2 इवेंट्स में एग्जैक्टली 2। n of a intersection b plus n of a intersection c minus n of a intersection b नहीं, कुछ एक मिस किया है, वापस से बोलो। n of a intersection b plus n of a intersection c minus n of a intersection b b इंटरसेक्शन से का क्या हुआ? अच्छा तो वो भी आ कौन सा पोर्शन चाहिए ये समझ आ रहा है? हाँ तो तुम वापस से फॉर्मूला बनाओ। देखो एग्जैक्टली 2 में ये वाले शेडेड पोर्शंस आएंगे। लिखो फॉर्मूला। मैंने बोला उसमें बस a intersection b intersection c है। n of b intersection c plus n of c intersection a minus 3 times -3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अच्छा हाँ उसको 3 आएगा। नहीं, n ऑफ a जो है उसमें अपन ने सिर्फ ये लिया। अगर तुमने n ऑफ a में से n ऑफ b हटा, तुमने यानी कि ये वाला पोर्शन भी हटा दिया। हमने ये लिया ही नहीं था और एक्स्ट्रा हटा दिया, यानी कि कुछ नेगेटिव में आ जाएगा।
ए इंटरसेक्शन तो ये होता है, ये पोर्शन हटाने के लिए तुम्हें एन ऑफ ओनली भी लिखना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली तो मतलब कौन सा शेडेड रीजन चाहिए वो? 3 इवेंट्स हैं ए बी एंड सी, वो रीजन जिसमें ए बी एंड सी में से कोई भी 2 एग्जैक्टली 2 हो रहे हैं। तो जैसे ये वाला जो रीजन है इसमें एग्जैक्टली 3 इवेंट्स हो रहे हैं। अगर इसमें वेरिएशन देखें और क्वेश्चन है एन ऑफ एग्जैक्टली 2 के प्लेस पे एन ऑफ एटलीस्ट 2 बोला होता, वाला हटा देंगे तो इस आंसर में क्या चेंज हो जाता? तो -3 -2 हो जाएगा। हाँ, तो -2 हो जाता, क्योंकि उसको एक ही बार तो काउंट करेंगे। तो जो -3 लिखा है उसके प्लेस पे -2 हो जाता। एन ऑफ एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या हुआ? अरे वो तो ठीक है, बट कौन सा? ए यूनियन बी। ये हो गया एन ऑफ एटलीस्ट 1, एन ऑफ एटलीस्ट 1, ठीक है। यस तो अपन को फॉर्मूले बस ये याद रखना है, और कोई भी फॉर्मूला अगर क्वेश्चन ने बोला है तो अपन वेन डायग्राम की हेल्प से उसको बना के फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। कितनी बार दिया ये वाला पोर्शन? 1 2 3 बार दिया। इंटरसेक्शन भी तो ये पूरा होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पोर्शन इसमें आ गया, इसमें भी आ गया। सर वो एटलीस्ट क्या एटलीस्ट 2 में जो मोस्ट कॉमन वाला था वो एक बार इंक्लूड करना था, तो यानी कि इसमें पूरे कंप्लीट में +1 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दिया जाएगा, तो फैक्टोरियल लास्ट में -2 बच जाएगा। हाँ, only a minus b is n of only a for 2 events. In this case, a minus b का जो मीनिंग है वो n of only a हो गया for 2 events, और b minus a obviously अलग होगा, n of only b. n की जगह p, सब जगह n की जगह p बोल दो। हाँ, अगर p of only a बोला जाएगा तो p of a minus p of a intersection b and so on, समझ आ रहा है? a माइनस बी, मैं बोला कि a माइनस बी इज जस्ट अ नोटेशन। a माइनस बी का जो मीनिंग है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, मैं अगर प्रॉपर्ली पर देखना बोर्ड पे कि हमने जब अभी तो मैंने सेट की फॉर्म में लिखा है, तो अपन ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दैट इज फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इंटरसेक्शन बी। ये a माइनस इंटरसेक्शन बी एक साथ नहीं है, n ऑफ a माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन बी, सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये a माइनस बी एक साथ है, और ये डिफरेंस ऑफ सेट का जस्ट एक नोटेशन है, एक सिंबल है माइनस का यहाँ पे, जैसे यूनियन है। नोट के लिए सभी नहीं है? इसका मीनिंग होने वाला ये होता है, और इसका स्टेटमेंट क्या बना? इवेंट ए होना चाहिए एंड इवेंट बी नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब। अरे हो गया।
कितने बचे 60 40 72 यानी कि 12 नहीं 18 12 ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं तो 32 माइनस 12 कितना गया 20 1/3 नहीं 1/3 Out of 67 एक्स्ट्रा नहीं दोनों गेम खेल रहे हैं ये थोड़ी बोल रहा कि क्रिकेट वाला हॉकी नहीं खेलेगा दोनों खेल रहे हैं क्या वेट ले लास्ट वाले क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन समझ आ गया क्या कि पहले मैंने एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करके एन ऑफ इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया और फिर वेन डायग्राम में सिंस कॉमन वाले पार्ट में 12 एलिमेंट्स आ गए और सेट ए में टोटल 40 है तो ओनली ए में 28 बचे सेट बी में 32 है तो ओनली बी में 20 बचे तो एन ऑफ ओनली बी का नंबर 20 और क्वेश्चन है इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 20/60 हो जाएगा फर्स्ट का 15/35 लाइक फिजिक्स में 3 ओनली फिजिक्स वाले भी काउंटेड सर सेकंड वाले का 4/2 सर एग्जैक्टली 2 के लिए तो 3/7 होएगा सर सेकंड का 4 हाँ 3/7 15/35 सेकंड का 4/5
सेकंड का 4/3 he like exactly the subject और जोर से बोलना है sorry ये नंबर सारे समझ आ गए। अभी क्वेश्चन है ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताया तो हमने इन नंबर्स को एक्स वाई जेड मान लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फेवरेबल केसेस का नंबर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। x plus y equals to 15 minus 3 minus 2 और वो x और z फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कौन सी क्या इक्वेशन कैसे बनेगी कि फर्स्ट वाले सेट में 15 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो यानी कि 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। समझ आ गया? ऐसे सेकंड थर्ड इक्वेशन बना लो। तो सेकंड में 4 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस जेड, ये भी 15 है। एंड थर्ड में 7 प्लस वाई प्लस 2 प्लस जेड, ये 20 है। इन तीनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है। ये जो 35 है ये n ऑफ p यूनियन c यूनियन m है क्या? 4/35 ये जो 35 है ये n ऑफ p यूनियन c यूनियन m बाहर के भी है नहीं है। हाँ ये 35 n ऑफ यूनिवर्सल सेट है। 4/30 टोटल क्लास में 35 है, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको तीनों जो इन तीनों ही कैटेगरीज में नहीं आ रहे, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करेंगे अब कि उसके लिए अपन को n ऑफ p यूनियन c यूनियन m फाइंड करना पड़ेगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग n ऑफ p यूनियन c यूनियन m इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस x प्लस वाई प्लस z। ये वेन डायग्राम से समझ आ रहा है? कितना हो गया? 16 प्लस 15 31 हो गया। प्लस 15 समझ आ गया? 16 प्लस 15। तो इसका मतलब कि 4 ऐसे हैं जो इन तीनों के बाहर यहाँ लाई करेंगे। तो n ऑफ अच्छा मैंने अगर अपन आंसर्स की बात करें तो p ऑफ E1 का आंसर तो 15 अपॉन 35 आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। p ऑफ E2 का आंसर 4 अपॉन 35। क्लियर है? 4 कहाँ से है? अगर क्वेश्चन है n ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स पूछा होता तो हम लोग x प्लस y फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर नहीं, अभी डायग्राम से कौन सा नंबर आएगा? मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, x प्लस जेड ओनली जेड आ जाएगा। Z आ जाएगा। एंड वर्ड बोल रहे हैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री तो यूनियन, बट मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स तो ओनली जेड आ जाएगा। और जेड का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड पता ही है और हमें x प्लस वाई पता है 10 आ रहा है, तो जेड वाला नंबर 5 आ गया।
तो जब भी एंड वर्ड है हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे, और वर्ड है अपन यूनियन यूज कर लेंगे। सर ऐसा कर सकते हैं कि 7 + 4 - 2 Z हो जाएगा 7 + 4 ये नोट कर लिया सभी ने? एक डाई को थ्रो किया और डाई को थ्रो करने का तो हमें बता दिया कि डाई पे इवन नंबर आया है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ प्राइम नंबर। बोलो 1/2 तीन आंसर तो आ गए, 1/2, 1/3 और 1/6। और 1/3 वापस से क्वेश्चन, एक डाई को थ्रो करने का ये बता दिया कि डाई पे इवन नंबर आया है, ये तो बता दिया। कैसा तो नाउ डाई पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 समझ आता है। अगर इवन आया तो इसका मतलब कि 2, 4 या 6 में से कुछ आया, और उसमें से अपन को प्राइम ही चाहिए, तो ओनली प्राइम 2 ही है, तो फेवरेबल 1 और टोटल 3 आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि अपन को कुछ कंडीशन गिवन है और यहाँ पे कंडीशन था कि इवन नंबर आया है। इस कंडीशन में कोई इवेंट की अगर अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो अपन इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये इसके बाद अपन को नोट करना है। तो ये हो गया सारा। मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन हुआ? एम इंटरसेक्शन सी वाला, उसमें से फिजिक्स वाला हटाना है, तो 2 हटा दो, तो Z तो बचा। तो C यूनियन M मतलब ये वाला पोर्शन हो गया जो अपन बोल रहे हैं, मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, और Z का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये जो नोटेशन है वो उसमें इंक्लाइंड, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसी भी लाइन यूज कर सकते हैं. दिस इज रेड एज P ऑफ A गिवन B, बिकॉज जे एडवांस जो है वो जनरली वर्टिकल लाइन यूज करता है, और वर्टिकल भी या इंक्लाइंड भी, और जे मेंस हॉरिजॉन्टल यूज करता है. तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है अपन को. तो दिस इज रेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B. और जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उनमें से A और B इवेंट में से कौन सा इवेंट गिवन है, मतलब कौन सा हो गया है, A B. तो इवेंट A का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एंड इट इज गिवन दैट इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड. ठीक है, तो इसको अपन ने P ऑफ A, अब अपन को इसका फॉर्मूला डिराइव करना है. तो इस वेन डायग्राम की हेल्प से अगर कुछ भी कंडीशन नहीं होती तो P ऑफ A का आंसर N ऑफ A अपॉन N ऑफ सैंपल स्पेस आ जाता. ठीक है, लेकिन अगर इवेंट B हो गया तो फिर इसके बाहर कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो अपना सैंपल स्पेस अब यही रह गया. तो सैंपल स्पेस में यानी कि टोटल केसेस में N ऑफ B लिखना समझ आ गया. अगर इवेंट B हुआ है तो इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल केस में N ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये इसका फॉर्मूला समझ आ गया. और इसी फॉर्मूले को हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B बोल सकते हैं. तो ये P ऑफ A गिवन B का फॉर्मूला. कि हमने कहा कि इवेंट B हुआ है तो ये सैंपल स्पेस हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता. लेकिन इवेंट A होना है तो ये फेवरेबल हो गया. फिर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे. क्या नहीं, प्रोबेबिलिटी तो लिखा हुआ है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. इन दिस केस, अच्छा यहाँ से यहाँ आने के लिए अपन कैसे बोल सकते हैं कि हमने ऊपर नीचे N ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर लिया, तो ये वाला इसलिए P बन गया. अदरवाइज यहाँ पे N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ B बोलना भी समझ आ रहा है. ऑब्वियसली अगर अपन को क्वेश्चन में B गिवन A बोला होगा तो हमारा फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A. लास्ट क्लास में अपने एडिशन थ्योरम की बात की थी, इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. हाँ, मतलब A में लाइन कैसे भी लगा लो, मैं ये बोल रहा हूँ. P A given B और P B given A सेम कैसे हो? नहीं, वो सेम नहीं है. तो P गिवन A इंटू P ऑफ A और P A गिवन B इंटू P ऑफ B, ये सेम है. इन दोनों फॉर्मूले से कैंसिल हो जाएगा. सर वो पिछला वाला वो डाइस का एग्जांपल बताओ कुछ. अगर एक डाई को थ्रो किया एंड इट इज गिवन दैट द डाई शोज an even number, then we have to find probability that the die shows a prime number.
तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम ए और बी डिफाइन करें तो बी इवेंट तो हो गया कि डाई ने इवन नंबर शो किया है और ए हो गया कि डाई पे प्राइम नंबर आया है। तो एन ऑफ बी कितना हो गया 3 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि इवन भी होना चाहिए एंड प्राइम भी होना चाहिए। तो 1/3 सपोज गिवन इवेंट में इस इवेंट की अच्छा 6 1/5 एग्जैक्टली 2 ही तो है x + y + z बिकॉज हमने x जो है वो कंप्लीट इंटरसेक्शन b को थोड़ी बोला है। इंटरसेक्शन b तो x + 2 है। वन अपॉन 5 प्रॉपर बोला जाए तो 2/10। यहाँ पे फेवरेबल में 10 केस आते हैं, सॉरी टोटल में 10 केस आते हैं, फेवरेबल में 2 केस आते हैं। क्या 6/10 6 कौन से केस आ गए? अरे ए इंटरसेक्शन बी है, नॉट एन ऑफ ए, एन ऑफ। अच्छा एक बार देखना, जस्ट ऑल दो क्वेश्चन में अपन बिना इवेंट्स डिफाइन किए आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इवेंट्स को डिफाइन करें कि ए इवेंट तो जो टोटल वाला है 9 और मोर वाला और बी इवेंट मान लिया डबलेट वाला, तो क्वेश्चन अपन से पी ऑफ ए गिवन भी पूछा है, पी ऑफ बी गिवन ने पूछा है। ये समझ आता है? P of B given A is n of A intersection B अपॉन n of A। कोई डाउट क्या था? n of A का मतलब कि टोटल 9 और मोर चाहिए। 9 और मोर कैसे आ सकता है? 3 6 4 5 5 4 6 क्या आंसर है? 2/7 अगर हम ऑर्डर से लिखेंगे पहले 9 के सारे केस कवर कर लो, फिर 10 के, देन 11, देन 12, तो 9 के 4 केसेस बनेंगे, फिर 10 के 4 6 5 5 6 4 3 केस बनेंगे, 11 के लिए 5 6 6 5 और 12 के लिए 6 6। ठीक है, ये A का सेट हो गया, तो n ऑफ A वाला जो नंबर है वो 10 हो गया। A इंटरसेक्शन B का स्टेटमेंट क्या कि डबलेट भी होना चाहिए एंड टोटल 9 और मोर होना चाहिए, तो ओनली 5 5 6 6 आ रहा है। डबलेट भी होना चाहिए एंड टोटल 9 और मोर देन 9 होना चाहिए, तो 4 4 3 3 2 2 और 1 1 ये सारे केस हट जाएंगे। ए क्या है? ये वाला सेट। बी सेट में क्या क्या आएगा? डबलेट में क्या क्या आएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इन दोनों के कॉमन का क्या कौन कौन से हो गए? ए और बी के ओनली 5 5 और 6 6। अगर अपन प्रॉपर्ली भी लिखेंगे, और तो मैंने लिखा नहीं है बी सेट, बट बी सेट में सिंस डबलेट है तो 1 1 2 2 3 3 फिर 4 4 5 5 और 6 6 ऐसे आ जाएगा। लेकिन कॉमन जो है वो ओनली 5 5 और 6 6 ही आएगा दोनों में, ए और बी में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो अभी ये क्वेश्चन इवेंट वाइज भी समझ रहा है कि क्वेश्चन 11 से P ऑफ B गिवन A पूछा है, और नीचे इसलिए हमने N ऑफ A लिखा हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? आंसर तो आ भी गया। 2/10 12 का 10 तो केस है। एक सिंपल क्वेश्चन कि दो कॉइन को टॉस किया और उनमें से एक पे हेड है एक पे टेल है, कोई कंडीशन नहीं गिवन है, एक पे हेड है एक पे टेल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 कॉइन्स को टॉस किया तो एक पे हेड आए एक पे टेल आए,
ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 कैसे? कि सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स? HH, HT, TH और TT। चाहे कॉइन्स अलाइक भी है तो भी हमें डिस्टिंक्ट ही मानना है, तो HT और TH अलग अलग होगा। तो HH, TH, HT और TT, इनमें से फेवरेबल में ओनली HT TH आ जाएगा, तो 2/4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कॉइन को टॉस किया और इट इज गिवन दैट एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, देन फाइंड probability that 1 coin shows। सैंपल स्पेस चेंज होगा, सैंपल स्पेस 3 होगा। रुको, बोलना मत करो वापस से। 2 कॉइन को टॉस किया एंड इट इज गिवन दैट, अभी हम कंडीशनली बात कर रहे हैं, इट इज गिवन दैट एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, देन फाइंड probability that 1 shows head and other shows tail। 2/3। अब इसमें जो सैंपल स्पेस है उसमें TT वाला केस हट जाएगा, तो सैंपल स्पेस में ओनली HH, HT और TH ही बचेगा और फेवरेबल में ST और TH आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया भी नोट पूरा। टाइम तो वैसे बचा नहीं, क्वेश्चन लिखने में ही हो जाएगा सारा टाइम।